डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक 3 कविता और 2 लेसन संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है और इसके जो प्रश्न हैं उसी का भी हम लोगों ने आलोचना कर ली है। तो आइए आज हम जो पहले 3 कविता हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर फिर से पुनः आलोचना करते हैं। हम लोगों ने 3 कविता पढ़ी और नाम है एक गीत, कविता के बहाने और कैमरे में बंद अपाहिज। उम्मीद है आप लोगों को ये कविता समझ में आ गए होंगे। फिर भी थोड़ा सा हम लोग फिर से आलोचना कर लेते हैं। जो सबसे पहले कविता है वो है एक गीत। इस गीत के बहाने कविता ये जो कवि है इस कविता के बहाने हम लोगों को कवि यह बताना चाहते हैं कि समय परिवर्तनशील होते हैं, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकते, इसलिए हमें भी उसके साथ साथ परिवर्तित होते रहना चाहिए। मतलब हमें भी परिवर्तन, जिस तरह से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम भी प्रकृति के अंतर्गत ही है, तो हमें भी प्रकृति के साथ साथ चलना पड़ेगा। जो नहीं चल पाते हैं वो जड़ बन जाते हैं, जो नहीं चल पाते हैं उन लोगों के जीवन खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भी बिना उम्मीद खोए जाना पड़ेगा। और इस बात को ही समझाने के लिए कवि ने ये जो कविता है, एक गीत नाम की कविता, वो लिखी है। और इसका जो मूल सार अंश है मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो गीत है, ये जो मतलब एक गीत नाम की कविता है, यह कविता कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का चित्रण किया है। इस कविता में कवि की रहस्यवादी चेतना भी मुखरित हुई है। एक दार्शनिक धारा भी इस कविता में देखने के लिए मिलते हैं। समय चिर परिवर्तनशील है और गतिशील है, निरंतर गतिशील भी है। यह क्षण मात्र भी नहीं रुकता और न ही किसी की परवाह करता है। यह प्रत्येक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाह लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता रहता है। वो यह सोचकर अति शीघ्र से, अति जल्दी वो चलता है ताकि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, अंधकार ना हो जाए। उसकी मंजिल भी ज़रा दूर नहीं है, फिर भी वो जल्दी चलते हैं। और यही बात सिर्फ पथिक पर ही नहीं, यह बात पक्षियों पर भी लागू होते हैं, क्योंकि पक्षियों के जो बच्चे होते हैं वो दिन भर इसी राह पर होते हैं, इसी उम्मीद पर होते हैं कि उनके माता पिता वापस आएंगे, उनके लिए खाना लाएंगे। और जब भी अपने माता पिता पक्षियों पर ये भाव जागृत होते हैं कि उनके बच्चे उनका राह देख रहे हैं, तब क्या होता है, उनके पंखों में न जाने कहाँ से इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो संचलता से, बहुत स्फूर्ति से वो अपनी घोंसले की तरफ वो उड़ने लग जाते हैं, चहचहाकर उड़ने लग जाते हैं। वो उनको खुशी होती है, उनकी परों में चंचलता होती है, तेजीपन होते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके जो बच्चे हैं उनका राह देख रहे हैं, वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, उनके भी राह देखने वाला कोई ना कोई ज़रूर होते हैं। और मन में जब ये भाव जागृत होते हैं तब क्या होते हैं, मन चंचल हो जाते हैं। लेकिन कवि जो होते हैं, कवि वो मतलब चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला है, उनका राह देखने वाला कोई नहीं है। और जब भी लोगों के मन में यह एहसास आ जाते हैं तब लोग क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लोगों के मन से वो जो उम्मीद होते हैं, वो प्राणवंत, वो जो जिंदा दिली तस्वीर होते हैं, वो जैसे धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं।
कवि कहते हैं कि जब भी किसी पथिक के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि उनका राह देखने वाला कोई नहीं है, तो उनके जो पैर होते हैं, गति होते हैं, वो स्तब्ध हो जाते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है, उसके हृदय व्याकुल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, इस बात को सोचते हुए कि दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई होते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन ये सोचकर अगर वो रुक जाएंगे तो गलती उसकी ही होगी, क्योंकि समय उनके लिए नहीं रुकते हैं। समय हरदम गतिशील होते हैं और समय के साथ साथ हमें भी गति मतलब क्या करना चाहिए, हमें भी मतलब धावमान होते रहना चाहिए। ये जो पूरी जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी मूल बात यही है कि कोई भी किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। आप लोगों को ये जीवन मिले हैं तो इस जीवन को प्रकृति के साथ साथ आगे बढ़ाते जाइए। कभी अगर दो क्षण के लिए ऐसा आ भी जाए कि आपके राह देखने वाला कोई नहीं है, आपको चाहने वाला कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेला हो, तब आप लोगों का जो गमन है, लक्ष्य के प्रति जो यात्रा है, वो रुक जाएंगे और आप भी रुक जाओगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ साथ समय रुक जाएंगे। इसीलिए मन में इस भाव को पहले तय कर लेना चाहिए कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी दूर जाना होगा। इसीलिए और इसी यात्रा में पता नहीं मुझे कितने समय दोस्त मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे, या कौन क्या, मुझे कोई भी नहीं भी मिल सकता है, बिल्कुल निसंग भी मैं हो सकता हूँ। लेकिन हाँ, इस बात की उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए, इस बात का विश्वास हमेशा मन में रखना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद बाकी सब भी आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए बिना हारे, बिना थके आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि जो मूल सामरी है वो। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसका एक और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मतलब बोल देती हूँ। इसमें एक बात बोला है कि जो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं? हो जाए न पथ में रात कहीं, यहाँ कवि किस पथ और रात की बात करता है? असल में हो जाए न पथ में रात कहीं, यह जीवन रूपी पथ, और रात मतलब मृत्यु रूपी रात। पथ जीवन रूपी पथ, हम लोगों को जो जीवन मिली है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है वो। और जो रात बोलने से ही अर्थ हो जाएगा मृत्यु, अपने जीवन की समाप्ति, उसके बारे में कहा गया है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, पंक्ति में निहित लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। लाक्षणिक, इसका मतलब क्या बोलना चाहिए, इसके अंदर छिपी क्या बात है, लक्षण क्या है? तो इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य की वह मंजिल भी अधिक दूर नहीं है जहां उसे मृत्यु के बाद भी पहुंचना है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, पंक्ति में निहित लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य की वह मंजिल भी अधिक दूर नहीं है जहां उसे मृत्यु के बाद भी पहुंचना है। मतलब मनुष्य की गति कभी भी स्तब्ध नहीं होती है। हम लोगों के ऐसे तो जीवन खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो रहस्यवादी भावधारा है उसमें क्या हो जाते हैं, आत्मा अमर होते हैं, उसके बाद भी गति हमेशा बनते ही रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी जीवन पर, बाद का तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसी जीवन पर जब हमारा जो कर्तव्य है उसको हमेशा पालन करना चाहिए।
और इस कविता में पूरे कविता के काव्य सौंदर्य भी हो सकता है कि आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए। तो इसका जो काव्य सौंदर्य मतलब शिल्प सौंदर्य है, भाषिक सौंदर्य है, उसमें आप पूरे कविता में आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें एक रहस्यवादी चेतना है। फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब छठा विकिरण है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाते हैं। और इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली भाषा है, सहज सरल भाषा है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, शांत रस है। इस तरह से आप लोग पूरे कविता के मतलब ये लिख सकते हैं। और अभी तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो कविता है वो कविता है कविता के बहाने, कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने। ये जो कविता के बहाने हैं, यह कविता भी मतलब क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति के ही गुणगान भी इसमें है। इसमें प्रकृति और बच्चों को एक साथ जैसे रख रहे हैं, कविता और बच्चों को, प्रकृति के अनुपम उपादान बच्चे है, शिशु है, और उसके साथ साथ मतलब कविता को दोनों को समानांतर रख रहे हैं। यह जो कविता के बहाने नामक कविता है, इसमें यह दिखाया गया है कि कभी कभी मतलब सोचते हैं कि समय गतिशील तो है, लेकिन हम लोगों के जीवन प्रणाली में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, मशीनीकरण, यांत्रिकता, ठीक है, ये सब कुछ भर आए हैं। मनुष्य का मन इस बात से आशंकित रहता है आजकल कि क्या कविता रहेगी या मिट जाएगी। इतने आर्टिफिशियल हम लोगों के जीवन प्रणाली हो गए हैं, यांत्रिक हो गए हैं, और मशीनीकरण, टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को इस तरह से घेर रखा है कि ये जो स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स जिसको बोलते हैं, स्वतंत्र जो भावधारा है हम लोगों की, जो कविता के रूप में बाहर निकलते हैं, क्या आज के समय में ऐसे मशीनीकरण के युग में वो जिंदा रहेगी क्या, या अस्तित्वहीन हो जाएगी। कवि ने इसे एक यात्रा माना है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक है। कविता भी एक यात्रा की तरह है, जिस तरह से प्रकृति के अनुपम उपादान चिड़िया, फूल या बच्चे यात्रा करते हैं समय की समाप्ति तक। चिड़िया की उड़ान सीमित है पर कविता की उड़ान असीमित है। इसीलिए चिड़िया यह नहीं जान पाते कि कविता कहाँ तक उड़ सकती है। ठीक उसी तरह से कविता भी खिलते हैं और मतलब जो होते हैं फूल भी खिलते हैं, लेकिन फूल कितने दिन के लिए खिलेंगे? कुछ दिन खिलने के बाद फूल मुरझा जाते हैं, उनके जीवन खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक बार कविता सृजन हो जाने के बाद कविता खत्म नहीं होते हैं। उनके भाव रस, उनके जो भावार्थ है वो जितना निकलेंगे, उसकी सुगंध, उसकी महक उतना ही बढ़ते जाएंगे। कविता तो भावों की महक लेकर क्या करते हैं, बिना मुरझाए हर किसी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि का कहना है कि कविता जो है वह बच्चों के खेल के समान है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं होती। वह भविष्य की ओर उड़ान भरते रहते हैं। कविता भी शब्दों का ऐसा ही अनूठा खेल है जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं है। कविता का क्षेत्र सीमा रहित है, वह किसी भी सीमा से पार निकली हुई राह में आने वाले सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। मतलब क्या है, कवि ये चिंता तो प्रकट करते हैं कि आजकल के ज़माने में क्या कविता ख़त्म हो जाएगी, अस्तित्वहीन हो जाएंगे, लेकिन फिर वह खुद ही
युक्ति देते हैं कि नहीं, तर्क देते हैं कि कविता कभी भी अस्तित्वहीन नहीं रह सकती। कविता समय के साथ वह भी क्या होते जाएंगे, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक बार कविता का सृजन हो जाने के बाद वह कभी नहीं मरते हैं। उसका जितना भी पठन पाठन आप जितना करो, उतना ही उसकी जो जिंदगी है, उम्र है, वो बढ़ते ही जाएंगे। और कविता का कोई सीमा भी नहीं होता है कि अगर असम में लिखी गई कविता सिर्फ असम में ही चलेगी, ऐसी ही भी बात नहीं है। कविता हर जगह, हर समय, हर क्षेत्र में पढ़ा या लिखा जा सकता है। तो ये जो कविता है, कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है में मतलब भाव क्या है इसका? कविता एक उड़ान है मतलब कविता भी एक पक्षी की तरह उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, कविता एक उड़ान है मतलब कविता भी उड़ सकते हैं। कविता भी एक बार सृजन हो जाने के बाद वह खुद ब खुद उड़ सकते हैं, इतनी सामर्थ्य कविता रखती है। इसमें ये जो पूरे संपूर्ण कविता है, इसमें क्या है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। फिर प्रश्न शैली भी है। चिड़िया क्या जाने, ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ प्रश्न शैली है। अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। फिर इसमें और क्या है, प्रसाद गुण भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से पूरे कविता में प्रश्न शैली, शांत रस, खड़ी बोली शब्दावली या तद्भव शब्दावली भी देखते हैं। मुक्तक छंदों का प्रयोग और प्रतीकात्मक रूप, प्रतीक के रूप में लिया गया है। अनुप्रास अलंकार, प्रश्न अलंकार, इन सब का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट कविता की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने कविता पढ़ी थी वो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, यह जो कविता है यह एक प्रासंगिक कविता है मान लीजिए, क्योंकि आजकल लोगों के जीवन पर मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अपने फ़ायदे के लिए लोग दूसरों को तकलीफ़ में भी पहुंचा सकते हैं। हर जगह मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले का अपना एक जैसे शक्ति होते हैं। तो अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वे लोग कभी भी कहीं भी क्या हो सकते हैं, किसी भी लेवल तक वो लोग उतर सकते हैं। इस कविता में कवि ने कहा है कि एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं, उनके दर्द भरे जीवन के बारे में पूछताछ करते हैं और उनके रो पड़ने तक इंतज़ार करते हैं। लेकिन जैसे ही समय ख़त्म हो जाते हैं उस प्रोग्राम के लिए, जिस अनुष्ठान के लिए जितना समय रखा गया था, उसके बाद चाहे कोई समाधान निकले या ना निकले, वो ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि कैमरे के, मीडिया की जो होते हैं, समय के मूल्य होते सबसे ज़्यादा होते हैं। उसमें प्रश्नकर्ता जो इंटरव्यू लेते हैं, एंकर, प्रश्नकर्ता का यह फ़ायदा छिपे हुए होते हैं कि वो किस तरह से प्रश्न करे ताकि सामने वाले व्यक्ति के जो रोना है, दुख है, वो निकल पड़े। उससे क्या हो जाते हैं, उस चैनल की जो टीआरपी जिसको बोला जाता है, उसकी जनप्रियता बढ़ जाएंगे और उससे उस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देंगे। ये जो पूरी कविता है इसमें भी क्या है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ साथ संस्कृत और संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और पूरे कविता की बात मैं बोल रही हूँ, भाषा सहज सरल है। इस तरह से इसका पूरे कविता के कोई भी पैराग्राफ का, अगर कोई भी स्टैंजा का अगर आप लोगों को भावार्थ शिल्प सौंदर्य लिखने के लिए बोला जाए तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं।
इसमें कविता में बीच में एक बात है कि यह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। इसमें भाव क्या है? इस पंक्ति का भाव क्या है? तो इस पंक्ति का भाव यह होगा कि फिल्मी जगत में या मतलब मीडिया रिलेटेड जो अनुष्ठान होते हैं उसमें क्या होते हैं, अपने स्वार्थपूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मीडिया वाले किसी भी अपाहिज को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करता है और बार बार उससे अनेक संवेदनशील प्रश्न पूछता है। उसे अवसर खोने का डर दिखाकर उसकी आत्मा को दर्शकों के सामने खोलने का प्रयास करता है। उनको यह अवसर दिया जाता है कि आपको आज मौका मिला है, जितना भड़स निकालना है, जितना दुख है, सब कुछ आप बोलते जाइए। उनके जो एकदम प्राइवेट, एकदम व्यक्तिगत बातों को भी मतलब वो लोग क्या करते हैं, दुनिया के सामने निकाल कर लेकर आते हैं, ताकि सामने वाला जो अपाहिज व्यक्ति है वो दुखी हो जाए, वो दर्द से चिल्ला उठे और उस दृश्य को देखकर दर्शक उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाए, उसको देखने के लिए कोशिश करेंगे और मीडिया क्या हो जाएगा, उसका उस अनुष्ठान का जनप्रियता बढ़ जाएगा। ठीक है। इसमें शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति की जो बेचैनी होती है इस कविता में वो दिखाते हैं। इसमें फूली हुई आँख, यह एक मुहावरा है, तो मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो हम लोगों ने जो 3 कविता पढ़ी है, इन तीनों कविता के अलग अलग मायने रखते हैं। जो सबसे पहली कविता है एक गीत, उसमें समय के साथ साथ आगे बढ़ते जाने के लिए हमें हौसला प्रदान करती है। दूसरे जो कविता है हमें उम्मीद खोने के लिए, कविता के बहाने उम्मीद खोने के लिए हमको मना किया है, क्योंकि कविता चाहे जितना भी मतलब वैज्ञानिकरण या मशीनीकरण, टेक्नोलॉजी का ज़माना जितना भी क्यों ना आगे बढ़े, जो कविता है उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। वो हमेशा नया सपन, नया आकर, नया रूप लेकर वो आगे बढ़ते जाएंगे। और तीसरी जो कविता है ये हम लोगों के आजकल के जो संवेदन शून्य, इमोशनलेस, संवेदन शून्य, भाव शून्य जो भाव धारणा आजकल मीडिया वाले दिखाते हैं, वो ये लोग किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उसके बारे में कवि ने जिक्र किया है। आप लोग अच्छी तरह से कविता पढ़िए और इसमें छिपी जो शिल्प सौंदर्य है मैंने वो भी बोल दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। और बाकी जो 2 लेसन हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में आलोचना करेंगे। धन्यवाद।